हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अर्थ, मून एंड सन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें जानी हैं, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 2। हमें आज की क्लास जो है वो फैसिनेटिंग फैक्ट से स्टार्ट करनी है। सो देखते हैं इसमें क्या है। सो इन दी अर्लियर चैप्टर्स measurement of time and motion, you learn that how scientist Galileo discovered an important property of pendulum, and in the 17th century another scientist Huygens used that property to make a pendulum clock that measure time. तो देखो, बहुत पुरानी बातें यहाँ पे कही जा रही है कि बहुत पहले की बात है। कब की बात है? गैलीलियो की बात है ना। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, इनको काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिले हैं इनकी डिस्कवरीज के लिए। सो गैलीलियो ने बहुत पहले क्या ढूंढा था? पेंडुलम ढूंढा था। पेंडुलम जो जिसके पास एक बॉब होता है एंड स्ट्रिंग से वो लटकाया जाता है, ठीक है, और वो घूमता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो उन्होंने पेंडुलम की खोज की। कुछ समय के बाद हाइगन नाम की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उस पेंडुलम की हेल्प से क्लॉक बनाया, ठीक है। उस पेंडुलम की हेल्प से उन्होंने क्या बनाया? क्लॉक बनाया जो टाइम को मेजर करता था। एंड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी अनदर साइंटिस्ट, ठीक है, कौन है यहाँ पे? लॉन फुकॉल्ट यूज्ड अ लॉन्ग पेंडुलम टू गिव अ फर्स्ट सिंपल डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द अर्थ रोटेशन, ठीक है। फिर मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी की बात है, एक और साइंटिस्ट आए। कौन है एक और साइंटिस्ट? लियोन फुकॉल्ट, जिन्होंने क्या बताया? जिन्होंने फर्स्ट टाइम, ठीक है, उन्होंने सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किस तरीके से हमारा जो अर्थ है वो रोटेट होता है। एंड द पेंडुलम नोन एज अ फुकॉल्ट पेंडुलम, और उसी के नाम से यहाँ पे हम फुकॉल्ट पेंडुलम के बारे में जानते हैं, इन ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग विद अ हैवी बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ हाई सीलिंग। तो यहाँ पे हमें इस पिक्चर में आपको कुछ दिख पा रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे तो देखो मुझे बहुत धुंधला कुछ दिख रहा है ना, कुछ मुझे यहाँ पे क्लियर तो नहीं हो रहा है। मे बी आपको पिक्चर में यहाँ पे क्लियर दिखे, बट सामने से बहुत धुंधला दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि एक स्ट्रिंग होती है, लंबी सी स्ट्रिंग होती है, और उसमें एक बॉब लगा होता है, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा होता है। A Foucault pendulum with a length of 22 meter has been hung from a skylight in the Constitution Hall of a new Parliament building in a New Delhi, India, and it symbolized the integration of the idea of India with a vastness of the cosmos. तो ये चीज़ कहाँ पे लगाई गई है? ये चीज़ लगाई गई है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, जो कि है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये हमारे नए आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे नए आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग, शुडंट द स्टार आल्सो अपीयर टू मूव इन द स्काई लाइक अ सन? क्योंकि देखो, अर्थ हमारा मूव कर रहा है, तो जिस तरीके से सन हमें घूमता हुआ नजर आता है, क्या उस तरीके से हमको स्टार भी घूमते हुए नजर आते हैं? यस, हमें स्टार्स भी घूमते हुए नजर आते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे स्टार्स देखे होंगे जो आपको लग रहा है कि अभी तो यहाँ पे था और कुछ टाइम के बाद वहां पे चला गया, तो स्टार्स आपको घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है। स्टार्स जो है वो आपको घूमते हुए नजर आएंगे। यस इंडीड, लेट अस लुक एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई टू सी द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। और इसी अर्थ के रोटेशन के लिए आपको अपने क्या देखना है? छत पे जाना है रात के टाइम पे और स्काईज को देखना है, ठीक है। तारों को आपको बहुत अच्छे से देखना है कि क्या वो मूव कर रहे हैं, क्या वो अपनी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। नाउ Activity 12.3, let us explore. So on an early evening between March and May, identify a Big Dipper, जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं,
अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज देखी होगी, जब भी हम आसमान में देखते हैं, खुले आसमान में, और हमें बहुत सारे तारे नजर आते हैं, तो हम खुद ब खुद ना एक पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक स्टार्स को दूसरे स्टार्स से जोड़ेंगे और ऐसे कर करके ना हम एक खूबसूरत सा पैटर्न बना लेते हैं। एंड पहले के टाइम पे, ठीक है, जब टीवी नहीं हुआ करते थे, जब फोन नहीं हुआ करते थे, इनफैक्ट जब बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके, और तब तो वो खुले आसमान में सोते थे, है ना, खुले आसमान के नीचे सोते थे। तो अक्सर जब हम ऐसे सोएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, चांद तारे ही नजर आएंगे। तो वो लोग पता है क्या करते थे, पैटर्न बनाते थे, है ना, और उससे एक बोल सकते हैं कि इंसान, जानवर, ठीक है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते थे, इमेजिन करते थे, उसी से रिलेटेड वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे कि देखो आसमान में तुमको ये भालू नजर आ रहा होगा, है ना, ये ऐसा एक सैनिक नजर आ रहा होगा जो ऐसे तीर चला रहा है, इसके पीछे की कहानी वो बना बना के सुनाया करते थे। ठीक है, तो ऐसे उनका टाइम पास होता था। आज के टाइम पे तो बच्चे देखो बड़े ही क्या हो गए, एडवांस हो गए, है ना, उनको ये सारी चीजें नहीं जाननी। अगर उनको जाननी है तो वो सीधा गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। पर पहले के टाइम पे तो ये सारी चीजें नहीं थी ना, बड़े जो भी कह देते थे हम बहुत बहुत ध्यान से सुनते थे, है ना, बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये चीज नजर आएगी आज भी, बिटवीन मार्च एंड मई में आपको एक बिग डिपर नजर आएगा जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं। एंड आपको पोल स्टार, जो ध्रुव तारा, जो बड़ा ही चमकीला तारा होता है ना, ध्रुव तारा आपको नजर आएगा। एज यू डिड इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, और ये चीज आपने ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में भी पढ़ी होगी। नोट डाउन योर लोकेशन, note down your location and data of your night sky observation. The activity must be carried out on the same night. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, एक ही रात को वो एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात चलती है। नॉर्थ ईस्ट 7 बजे यहाँ पे इस तरीके से, फिर ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमको दिख रहा है, फिर 9 बजे हमको कुछ ऐसा दिख रहा है, फिर 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। तो ये सब क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर दी बिग डिपर। एक बिग डिपर भी होता है, एक स्मॉल डिपर भी होता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से हमको नजर आएगा। ड्रॉ द ओरिएंटेशन ऑफ द बिग डिपर इन द स्काई विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पोल स्टार or a fixed tree building on a ground in a direction towards the Big Dipper. If you cannot see the pole star, mark the time of your observation along with your sketch as shown in this figure. तो आपको देखना है कि क्या आपको वो पोल स्टार, यानी कि क्या आपको वो ध्रुव तारा नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी आपको चीज मेंशन करनी है। एंड कहाँ कहाँ पे किस किस टाइम पे आपको ये बिग डिपर नजर आ रहे हैं, उस समय को भी आपको नोट डाउन करना है। आफ्टर 2 hours ऑब्जर्व द बिग डिपर अगेन, हैज इट मूव्ड अगेन, ड्रॉ इट्स ओरिएंटेशन एंड नोट डाउन द टाइम। तो देखो हर कुछ टाइम के बाद, पहले 7 बजे दिखा, फिर यहाँ पे 9-10 बजे के आसपास दिखेगा, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। तो ऐसे यहाँ पे बिग डिपर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये चीजें देखने के लिए हमको मिल रही है। Now repeat the above step after 2 hours. Did you observe that a Big Dipper appears to move around the pole star? Notice just the movement even if you cannot see the pole star. तो देखो हो सकता है कि हमें पोल स्टार नजर आ जाए, हो सकता है कि हमें पोल स्टार नजर ना आए। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है, बट दोनों केस में हमें बिग डिपर पे ध्यान देना है। Now, the Earth axis of rotation point every close to the pole star in the northern hemisphere. Therefore, the pole star appear nearly stationary in the sky from the Earth. All the stars appear to move around it like a sun. तो पोल स्टार क्या है, पोल स्टार अपने में ही एक सन है ना, जिस तरीके से सन एक जगह रहता है, स्टैटिक रहता है, एंड बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे ही पोल स्टार है। ठीक है, पोल स्टार भी अपनी एक जगह पे रहता है, बाकी के सारे जो तारे हैं वो उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, the moon also appear to rise in the eastward direction and set in the westward direction because the earth rotate from west to east. तो
देखो हमारा अर्थ तो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो है वेस्ट से ईस्ट, तो हमें सारी चीजें कैसे मूव होती हुई नजर आएंगी? हमें सारी की सारी चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हुई नजर आएंगी, ठीक है, यानी कि हमें ईस्ट से वेस्ट होती हुई नजर आएंगी, ठीक है, हमें ईस्ट से, तो ऐसे ही ये ऐसे ही देखो, द मून ऑल्सो अपीयर टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन। मून भी हमें ईस्ट से निकलते हुए दिखेगा एंड वेस्ट की तरफ सेट होते हुए दिखेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स, यहां पे क्या है, एस्ट्रोफोटोग्राफर्स टेक अ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ keeping the camera's shutter open for a long time. In such a photograph, the apparent motion of the stars is recorded as acres of a circle known as a star trials. तो यहाँ पे एस्ट्रोफोटोग्राफर ने एकदम ऐसा लार्ज लॉन्ग एक्सपोजर से एक फोटोग्राफ कलेक्ट की है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स के मोशंस को रिकॉर्ड किया है और वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, दिख रहे हैं, इस तरीके के मोशंस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, नोन एज स्टार्स ट्रायल्स। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स, सो ancient Indian astronomers including Aryabhatta had also noticed a daily apparent motion of the celestial object such as the sun, moon, planet, stars, जितनी भी heavenly bodies होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम celestial object कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ancient time से जो astronomers होते थे, जैसे कि astronomers जिनमें आर्यभट्टा भी include है, वो क्या चीज़ें देखते थे, वो अपने ये जो सेलेस्टिशियल बॉडी है, जैसे सन है, मून है, प्लैनेट है, स्टार्स है ना, इन सबको नोटिस किया करते थे। आर्यभट्टा वाज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु रोट एन इम्पोर्टेंस ट्रीटीज, ठीक है, आर्यभट्टिया, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक बुक कौन सी है हमारी, आर्यभट्टिया, अराउंड द 5th century CE, and the apparent motion of the star due to the rotation of the earth is explained in the verse 9 गोलापादा, ठीक है, इन आर्यभट्टिया। तो इन्होंने इस चीज को, ठीक है, इन्होंने इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, अपने बुक में रिप्रेजेंट किया है इन सेलेस्टियल बॉडी के मूवमेंट के बारे में, इनके बारे में, क्लियर। नाउ just as a man in a boat moving forward sees stationary object as moving backward, so also the stars that are stationary are seen by the people of Lanka as moving towards the west. Yes, अभी हमने यही बात की थी, जो मैरी गो राउंड हमने देखा था स्विंग, वहां पे भी सेम चीजें थी। दूसरा मैंने आपको कहा कि आप बस में बैठ जाओ, बस मूव कर रही है, अब आप बाहर से खिड़की से चीज़ों को देखो तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको कैसी नज़र आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मूव करती हुई नज़र आएंगी, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मूव करती हुई नज़र आएंगी। तो ऐसा ही यहाँ पे हमें आर्यभट्ट ने भी बोला है कि अगर कोई इंसान बोट पे बैठा है, ठीक है, और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैसी लगेंगी, उनको सारी की सारी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऐसी लगेंगी कि वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, कैसा लगेगा उनको कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे मूव कर रही हैं, वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आर्यभट्टा स्टेटेड वैल्यू फॉर द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन full rotation about its axis is around 23 hours and 56 minutes 4.1 second in modern unit, and this value is impressively close to the currently accepted values. देखो आर्यभट्टा ने कहा कि ये उनका अपना, वहाँ पे उन्होंने जाके ये चीज़ कैलकुलेट नहीं की, है ना, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने ये कैलकुलेट किया बिना जाए, ये हमको बताया कि जो अर्थ है वो कितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड लगते हैं उसको एक रोटेशन करने में। और जब बहुत बाद में हमको पता चला, जब साइंटिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि आखिरकार सन को
सन को नहीं, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर अप्रोक्सीमेटली यही टाइम था जो आर्यभट्टा ने कहीं जाए बिना ही हमको पहले ही बता दिया था। सी, बहुत सारी चीज़ें हमारे ग्रंथ में लिखी गई हैं, है ना, कि यहाँ से सूरज की रोशनी हम तक कितने देर में पहुँच जाती है, ठीक है, यहाँ से सूरज कितनी दूरी पे है, बाकी सारे प्लैनेट कितनी दूरी पे हैं, कितना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में, कितना टाइम लगता है अर्थ को रिवॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें लोगों ने पहले ही बता दी हैं, है ना, बट इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं तब। लेकिन आज जब हम इसके साइंटिफिक प्रूफ्स लेकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो पहले से ही हमारे पास था, हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ था, बट कोई इस पे यकीन नहीं करता था, है ना, जब तक वो खुद से एक्सपेरिमेंट ना कर ले, जब तक वो खुद से पता ना कर ले। तो सोचो उनकी नॉलेज कितनी ज़्यादा होगी। आज के साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे पहुँच के इतनी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ बताते हैं, ये पहले से ही हमको पता था, है ना, ये पहले से ही हमारे वेदों में है, ठीक है, बट इस चीज़ को कोई मानता नहीं है, ठीक है। सो I have seen that the stars and the constellations that appear in the east and at sunset change during the different months. हाँ, ये चीज़ होती है. Yes, maybe that is why we were told look for a certain stars and constellations at the certain time of the year in grade A6. But why do different stars appear in the night स्काई ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर? देखो कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ही नजर आते हैं, हर वक्त वो स्टार्स हमको नजर नहीं आते, ठीक है। मान लो कि एक ऐसा स्टार है जो हमको 3 महीने बाद नजर आ रहा है, 6 महीने बाद नजर आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो एक तो हमने देखा कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेशन करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस। नाउ द सेकेंड थिंग इज वही सेम अर्थ रोटेशन के साथ साथ, वही सेम अर्थ रोटेशन के साथ साथ क्या करता है? रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी करता है, ठीक है, रोटेशन के साथ साथ क्या करता है? रिवोल्यूशन भी करता है। सो 12.2 में हम क्या जानेंगे? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे। जैसे कि देखो ये सन है और ये एक हमारी इमेजिनरी ऑर्बिट है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी है, ठीक। यहाँ पे हमारा अर्थ है, अब ये क्या कर रही है? ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी और साथ ही साथ हमारे इस एक्सिस पे भी मूव करेगी। तो जब ये इस एक्सिस पे मूव करती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। और जब अपने ही एक्सिस पे मूव कर रही होती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन, जिससे दिन और रात होता है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे कि क्यों कुछ तारे हमको कुछ महीने बाद नजर आते हैं, हर वक्त नजर नहीं आते। सो while rotating on its own axis, the earth also revolve around the sun as we learnt in grade 6, है ना। तो जो अर्थ है हमारा वो अपने एक्सिस पे तो मूव कर ही रही है, अपने एक्सिस पे मूव करने के साथ साथ वो सन के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। दिस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रोटेशन, ठीक है, ये रोटेशन से अलग है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। सो रिवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड चक्कर खा रहा है, ठीक है, चक्कर काट रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? रिवोल्यूशन कहते हैं। तो अब ये चीज आपको पता चली कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेशन तो करता ही है, रोटेशन के साथ साथ वो रिवोल्यूशन भी करता है। द पाथ एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। तो जिस पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है, एक ऑब्जेक्ट उसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है एक पाथ पे, दैट इमेजिनरी पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। उस इमेजिनरी पाथ को हम क्या कहते हैं? तो उस इमेजिनरी पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। इफ व्यूड फ्रॉम अ टॉप, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर। कैसा दिखता है हमको वो ऑर्बिट? हमको वो सर्कुलर शेप में दिखाई देता है। In the figure of the solar system given in the chapter Beyond the Earth in the grade 6, तो ये कह रहे हैं ये सारी चीजें आप ऑलरेडी ग्रेड 6 में पढ़कर आ चुके हैं,
है ना। एंड आई होप सो कि आपने ग्रेड 6 में ये चीज पढ़ी हो। ठीक है, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पूरा डिस्कस कर ही रहे हैं, है ना, तो कोई चिंता वाली तो बात ही नहीं है। सो द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज अबाउट 365 days and 6 hours। एक रिवोल्यूशन करने के लिए हमारे अर्थ को कितना समय लगता है? तो एक रिवोल्यूशन करने के लिए हमारे अर्थ को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये 6 घंटे 6 into 4, जब ये 6 घंटे मिलते जाएंगे तो टोटल 4 साल में जाके ये 6 घंटे 24 दिन बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज कहलाता है। समझ में आ रहा है क्यों 29 डेज का ये फेब होता है 4 साल में एक बार? फेब ही क्यों 29 डेज का होता है? क्योंकि उस वक्त ये पूरा जो हमारा अर्थ है वो इस 6 घंटे को मिला के 24 घंटे कंप्लीट कर चुका होता है। तो वो जो एक दिन बनता है ना, वो फैब वाला वो दिन होता है जो 4 साल में एक बार आता है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। नाउ आई होप कि अब आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हर 4 साल बाद ही क्यों लीप ईयर आता है, फैब में ही क्यों आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक कंप्लीट रोटेशन, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए उसको 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 24 घंटे पुराने के लिए उसको कितनी बार चक्कर काटने पड़ेंगे? पूरा 3 चक्कर काट लिया, 4th बार जब वो चक्कर काटेगा तब उसका पूरा वो 24 घंटे बन जाएंगे 6 घंटे मिला के। ठीक है, 6 को 6 into 4 24, 24 घंटे बन गए, वो हमारा फैब में आके जुड़ जाता है। क्लियर? नाउ 12.2.1 changing view of night sky from the earth. So every evening the sun set in the westward direction and the night sky become visible। हर टाइम की ये बात है, जो सन है हमारा वो वेस्ट में जाके सेट हो जाता है एंड रात होते होते हमको अपने चांद सितारे नजर आ जाते हैं, है ना। सो वी नो दैट दिस अकर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। ये तो हमको पता है कि दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? अर्थ रोटेशन की वजह से होता है, जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट होता रहता है। As the earth also revolve around the sun continuously, the stars seen in the night sky after sunset gradually change over a year as we look in a different direction as shown in this figure 12.8। तो जिस तरीके से सन जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाता है, सन नहीं है, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे तो घूमता ही है, तो उससे दिन और रात होते हैं, लेकिन वो सन के चारों तरफ भी तो चक्कर लगाता है, तो उसकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो जो आप ये देखते हो ना कि गर्मी आ रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, रेनी सीजन हो गए, तो ये सारे के सारे सीजन किस वजह से होते हैं? अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो पता यही अर्थ का रिवोल्यूशन ही ये एक रीजन है जिसकी वजह से कुछ स्टार्स हमको 3-4 महीने बाद दिखाई देते हैं, है ना। हर सीजन में वो स्टार्स हमको नजर नहीं आते हैं। ठीक है, सो ये देखो, जैसे यहाँ पे मार्च के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, मार्च के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो रहा है? स्टार्स दैट राइज एट सनसेट यहाँ पे इस तरीके से मूव हो रहा है, मार्च, जून, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा सितंबर आ गया, ठंड आ गई, है ना। यहाँ से हमारा ठंड स्टार्ट हो जाता है, ये वाला जो टाइम होता है ना, ये वाला टाइम, यहाँ पे बड़ी ठंड होती है, ठीक है, इस टाइम पे, यानी कि अक्टूबर, अभी देखो अक्टूबर ही चल रहा है ना, अक्टूबर ही चल रहा है एंड ठंडी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। नवंबर में और ठंड होगी, दिसंबर एंड जनवरी ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जब बहुत ऐसे कड़कड़ाके की ठंड पड़ती है, ठीक है, कड़कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अभी देखो हाफ ऑफ दी हमारा जो अर्थ है वो सन की कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे देखो आधे से ज्यादा हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो
सन के इतनी कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस पोजीशन पे आते ही, दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर एंड जनवरी की पोजीशन पे आते ही क्या हो जाता है, यहाँ पे विंटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे विंटर से धीरे धीरे यहाँ पे हमारा समर स्टार्ट हो जाएगा फैब से, ठीक। तो ये हमको क्या बता रहे हैं कि इनकी वजह से, रिवॉल्यूशन की ही वजह से क्या होता है, कुछ स्काई हमको दिखते हैं, कुछ स्काईज हमको नहीं दिखाई देते, यहाँ पे दिख रहे हैं इतने सारे, तो कुछ स्काई हमें कुछ टाइम के बाद नजर आते हैं, सारे स्टार्स हमको हर वक्त नजर नहीं आ रहे होते हैं। द रीजन इज रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या रीजन है, रिवॉल्यूशन। एंड जो सीजन चेंज होता है उसका भी रीजन क्या है, ये रिवॉल्यूशन ही उसका रीजन है। सो you can also notice this change by looking at the pattern of the stars, such as those that you can learn in grade 6 at a fixed time of the night on day separated by a month, ठीक है। Now fascinating facts, क्या है ये fascinating facts? The Bhil and Pawara, ठीक है, are indigenous communities from Tapi Valley in western India who use the appearance of certain pattern of the stars in the sky as marker for the arrival of monsoon rain। तो देखो पहले के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें सन को देख के आइडेंटिफाई कर दी जाती थी, सन को कि इतना टाइम हो रहा है, अब इतने बज रहे होंगे। मून को देख के बता देते थे आज अमावस्या की रात है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, एक अमावस्या होती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आज न्यू मून देख के, फुल मून देख के, गिबस मून देख के, ये सारी मून्स देख के वो बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर दिया करते थे पहले के लोग। आज आंधी तूफान आएगा, कल का दिन बहुत ऐसे ठीक ठाक रहेगा, कल बारिश नहीं होगी या फिर आज बारिश होगी, तो वो बिना ऐसे मॉनसून वेदर के, ठीक है, सारी चीज़ें बता दिया करते थे। वो चीज़ें क्या करते थे, वो प्रिडिक्ट किया करते थे, है ना। वो क्या करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें प्रिडिक्ट किया करते थे। समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे जो भील एंड पवारा है, जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ है तापी वैली की इन वेस्टर्न इंडिया, वो क्या करते हैं, वो कुछ सर्टेन पैटर्न देखते हैं स्टार्स में एंड दे मार्क फॉर द अराइवल ऑफ द मॉनसून रेन, और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ अब हमारा मॉनसून, यानी कि अब हमारा जो रेनी सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आसमान को देख के बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट हो जाया करती थी। आज के टाइम पे हम अपने वेदर फॉरकास्ट पे डिपेंड होते हैं, है ना, कि हम ये देखते हैं कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वेदर फॉरकास्ट में हमको 10 दिन बाद की भी कहानी पता चल जाती है ना, लेकिन करेक्ट 24 घंटे 36 घंटे वाला ही होता है। नाउ सीजन ऑन अर्थ, अब जब हम सीजन के बारे में बात करेंगे, है ना, हमने रोटेशन देख लिया, हमने रिवोल्यूशन देख लिया, दिन और रात कैसे होते हैं, रोटेशन की वजह से होते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेस आते हैं। तो सीजन में कैसे चेंजेस आते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सीजन में कैसे चेंजेस आते हैं ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे इस पे हो चुके हैं, है ना। आई थिंक 2 और होंगे तब जाके हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो लगभग 4 लेक्चर में, और क्योंकि आखिरी चैप्टर है तो बहुत आराम से और समझ के, है ना, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ हमको पढ़ना है, ताकि हमारा जो हम बोलते हैं ना कि साइंस इज एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट, है ना, तो हमको बहुत एक्सप्लोर करके पढ़ना। अब हमारे पास बर्डन नहीं कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी हमारा सिलेबस कंप्लीट है एंड इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही बचती है, जो कि हम बहुत ज़ोरों शोरों से करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।